हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे और आज हम लोग शक्तियों के पृथक्करण के विषय में चर्चा करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ बताइए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया को अभी नहीं समझ पाएंगे आप। वो आर्टिकल 21 जब हम लोग पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 के जब पूरे संदर्भ को पढ़ेंगे हम लोग कि क्यों शामिल किया गया है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, विधि की सम्यक प्रक्रिया को शामिल करने के पीछे अमेरिका में है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भारत में नहीं है। और हमने अपने संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बजाय प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्यों शामिल किया। तो जब तक आप पूरे उस बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तब तक आप इस डिफरेंस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस भी आएगा। तो भी हम लोगों ने लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं समझा है, तो उसके पीछे और भी कई सारे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब वो समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जब हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यही है आर्टिकल 21 की भाषा। तो वहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रयोग है उसके संदर्भ को समझना, उससे पहले के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझना जरूरी है, तो उसको समझने में आसानी हो जाती है। तो हम लोग उसको उस समय पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपको क्लास के बाहर, अगर आपने बैकग्राउंड आपके पास है तो क्लास के बाहर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन बाकी सबके लिए उस बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है जिसके संदर्भ में वो सारा कॉन्सेप्ट आया है, तो उस समय उसकी चर्चा होगी विस्तार से। तो शक्ति पृथक्करण के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स 2019 में IAS मेन एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर पर ही पूछा गया था। तो छोटी छोटी सी विशेषताएं हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेन एग्जामिनेशन में भी आते हैं। शक्ति पृथक्करण का अर्थ क्या है, क्यों शक्ति पृथक्करण की संकल्पना लाई गई है, किस तरीके से भारत, अमेरिका और ब्रिटेन, इन सब में डिफरेंट रूपों में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मौजूद है, इसी बात की हम लोग यहाँ पर तुलनात्मक चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं किसने दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत? बताएं। मॉन्टेस्क्यू। फ्रेंच विचारक थे, फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर थे मॉन्टेस्क्यू, फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज। और उन्होंने पहली बार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था। क्यों दिया गया था शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत? मॉन्टेस्क्यू ने क्यों दिया? फ्रांस तानाशाही देश रहा है, बहुत बाद में वो गणतंत्र बना और डेमोक्रेसी आई, लेकिन फ्रांस शुरू से तानाशाही देश रहा। मॉन्टेस्क्यू ने अनुभव किया, 1748 की बुक है, यानी उस समय भी तानाशाही थी जब इन्होंने अपने विचार दिए। 1748 में बुक लिखी गई। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये अनुभव किया कि एक व्यक्ति में जब सारी शक्तियाँ, सरकार की सारी शक्तियाँ निहित होती हैं तो व्यक्ति में निरंकुशता आ जाती है, सत्ता का निरंकुश प्रयोग प्रारंभ हो जाता है, और सत्ता का यह निरंकुश प्रयोग जनता के अधिकारों का हनन करने लगता है। नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रख पाना ऐसी व्यवस्थाओं में संभव नहीं हो पाता जहां सारी शक्तियां एक बिंदु में केंद्रित हों, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, सारी शक्तियां एक बिंदु में केंद्रित हों, एक पद में केंद्रित हों, और लोगों के
अधिकारों की रक्षा न की जाती हो। तो लोगों के अधिकारों की रक्षा करना ऐसी व्यवस्था में बहुत कठिन होता है जहाँ शक्तियाँ निरंकुश तरीके से उपयोग में लाई जाती हों। निरंकुश तरीके से उपयोग में लाई जाती हों इसका मतलब है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार की ये तीनों शक्तियाँ एक ही पद, एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था में केंद्रित हों। मोंटेस्क्यू ने यह विचार दिया कि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शक्तियों का पृथक्करण हो। तो जो कॉन्सेप्ट आया शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का, इसका उद्देश्य सरकारों की रचना करना नहीं था। संविधान का उद्देश्य सरकारों की रचना करना था, हमने पढ़ा था। जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। अगर ये क्वेश्चन हम एग्जाम में प्री में पूछें कि उद्देश्य क्या था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पीछे, तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादन के पीछे जो उद्देश्य था वो था नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। मोंटेस्क्यू ने कहा कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। कैसा बंटवारा हो? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन हो। कैसा हॉरिजॉन्टल सेपरेशन हो? कानून बनाने वाली शक्ति अलग हो, लागू करने वाली यानी सरकार चलाने वाली शक्ति अलग हो, और न्याय देने वाली शक्तियां अलग होनी चाहिए। यहीं से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की नींव पड़ी। मोंटेस्क्यू के इस विचार को डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। उसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहने लगे। अलग से लिखने की बजाय मैं यही लिख दे रहा हूँ। इसे डॉक्ट्रिन की संज्ञा दी जाने लगी। इसे डॉक्ट्रिन यानी सिद्धांत की संज्ञा दी जाने लगी मोंटेस्क्यू के इस विचार को। और मोंटेस्क्यू का यह विचार आज संवैधानिक संदर्भों में सभी देशों में सर्वमान्य है। भारत में भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है और उच्चतम न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में है। कैसे सेपरेशन ऑफ पावर की शुरुआत हुई? इस कॉन्सेप्ट को देने के बाद मोंटेस्क्यू ने कॉन्सेप्ट दिया और इस कॉन्सेप्ट का फिर एप्लीकेशन कैसे शुरू हुआ, अब हम लोग इस बात पर आते हैं। मोंटेस्क्यू ने जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया तो शक्ति पृथक्करण में उन्होंने कहा कि शक्ति पृथक्करण का अर्थ है, सेपरेशन ऑफ पावर का अर्थ है कि सरकार की तीनों शक्तियां तीन अलग अलग अंगों में निहित होंगी। विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां तीन अलग अलग अंगों में निहित होंगी और इन तीनों अंगों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कहते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेकिन अब एक प्रश्न फिर उठता है। वह प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अगर हमने लेजिस्लेचर को कानून बनाने की सारी पावर दे दी तो लेजिस्लेचर मनमाना कानून बना सकती है। अगर हमने एग्जीक्यूटिव को सरकार चलाने की सारी पावर दे दी, लागू करने की सारी शक्ति दे दी, तो वह वहाँ पर अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग कर सकती है। हमने जुडिशरी को हमने न्याय करने की सारी शक्ति दे दी, तो जुडिशरी न्याय करने के लिए अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग कर सकती है। तो ये संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में भी तो मनमानापन कर सकती हैं, निरंकुशता कर सकती हैं। मोंटेस्क्यू सरकार के सभी स्तरों में निरंकुशता के विरोधी थे। वे चाहते थे कि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए निरंकुशता हर स्तरों पर समाप्त हो। तो यहाँ पर निरंकुशता कैसे खत्म हो? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के माध्यम से हमने सारी शक्तियों का संकेंद्रण एक जगह रोक दिया, लेकिन अब अलग अलग शक्तियां निरंकुश हो सकती हैं। इसके लिए उन्होंने अगला सिद्धांत दिया और उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस दिया। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत या नियंत्रण और संतुलन भी हिंदी में बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस दिया उन्होंने। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है? चेक एंड बैलेंस का अर्थ ये है कि अब लेजिस्लेचर जब काम करेगी तो एग्जीक्यूटिव का एक चेक होगा।
जब एग्जीक्यूटिव काम करेगी तो लेजिस्लेचर एक चेक करेगी, जुडिशरी जब काम करेगी तो जुडिशरी के ऊपर इनका चेक होगा, और जब ये लोग काम करेंगे तो जुडिशरी का इनके ऊपर एक चेक होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सारी संस्थाएं स्वतंत्र होंगी, अलग होंगी एक दूसरे से, उनकी संरचना अलग होगी, उनका गठन अलग होगा, उनका निर्माण अलग होगा, उनकी फंक्शनिंग अलग होगी, वे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करेगी, लेकिन कार्य करने के दौरान वे निरंकुश न हो सके, इसलिए दूसरी संस्थाओं को उन पर चेक करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वह अधिकार उसी सीमा में है जिससे निरंकुशता ना आए। वह अधिकार उस सीमा से बाहर नहीं है जिससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित हो या उनमें हस्तक्षेप हो। तो हस्तक्षेप और अधिकार की सीमा में उन्हें हस्तक्षेप प्रवेश करने का अधिकार नहीं होगा, केवल और केवल उसी सीमा में उन्हें अधिकार दिया गया है चेक रखने का, जिससे कि हस्तक्षेप न होने पावे और उनके अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश न होने पावे। तो इस प्रकार एक दूसरे की शक्तियों पर अवरोध खड़े कर सकें, हमेशा नहीं, तब खड़े कर सकें जब निरंकुशता की संभावना दिखे, तब खड़े कर सकें, और इसके माध्यम से शक्तियों के बीच एक संतुलन बना रहे, इसको अवरोध और संतुलन के सिद्धांत की संज्ञा दी गई। तो जब भी हम सेपरेशन ऑफ पावर की चर्चा करते हैं तो वह चेक एंड बैलेंस के बिना अधूरी होती है। चाहे भारत हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, सभी देशों में सेपरेशन ऑफ पावर है, और सेपरेशन ऑफ पावर इस चेक एंड बैलेंस के साथ है, अवरोध और संतुलन के साथ है। कैसे अपनाया गया है ये दोनों मॉडल, हम लोग अब इसके विषय में यहाँ पर चर्चा करें। सेपरेशन ऑफ पावर के मूलतः 3 मॉडल हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जो क्रियान्वयन है वो 3 अलग अलग दिशाओं में है, उसको हम लोग 3 अलग अलग मॉडल के रूप में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एक अमेरिकन मॉडल है, दूसरा ब्रिटिश मॉडल है, और तीसरा इंडियन मॉडल, भारतीय मॉडल। ये 3 अलग अलग मॉडल हैं सेपरेशन ऑफ पावर के, और इन तीनों देशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, इन तीनों देशों में सेपरेशन ऑफ पावर का जो क्रियान्वयन है, शक्ति पृथक्करण का क्रियान्वयन, वो अलग अलग रूपों में है, इसीलिए 3 अलग अलग मॉडल हैं। जो अमेरिकन मॉडल है वो कठोर है, अत्यंत कठोर है, अत्यंत कठोर है। इसको कहते हैं ये स्ट्रिक्ट एडहेरेंस है, ये कठोर पालन करता है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। जो ब्रिटिश मॉडल है वो विश्व का सबसे लचीला मॉडल है, फ्लेक्सिबल मॉडल है, सबसे लचीला मॉडल है। और जो भारत का मॉडल है वो ब्रिटेन और अमेरिकी मॉडल का मिश्रण है। आप कह सकते हैं कि कठोर और लचीले मॉडल का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, कठोर और लचीले मॉडल का मिश्रण है। किस तरीके से अप्लाई हुआ है ये, एक बेसिक फ्रेमवर्क हमने समझा कि 3 तरीके का मॉडल हुआ, एक कठोर है, स्ट्रिक्ट मॉडल है, दूसरा फ्लेक्सिबल मॉडल है, और तीसरा मध्यमार्गी है जो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अब कैसे ये मॉडल अप्लाई होते हैं हम इस बात को समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग अमेरिका में समझते हैं कि किस तरीके से अमेरिका में इसका पालन हुआ। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण किस प्रकार अप्लाई होता है, किस तरीके से लागू होता है। इस समय अमेरिका बड़ा चर्चा में है, ट्रंप की कुर्सी जाएगी या नहीं पता नहीं है, जाती हुई दिख रही है लेकिन आती हुई भी दिख रही है, तो वापस तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होने वाला है।
तो जो अमेरिकन मॉडल है, शक्तियों का बंटवारा किसके बीच हो रहा है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच। विधायिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अमेरिका की जो विधायिका है उसको कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। दो सदन होते हैं, एक निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जो उच्च सदन है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होती है, वैसे वहाँ का उच्च सदन सीनेट कहलाता है। तो दो सदन होते हैं इसके, कांग्रेस के। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस होता है, और सीनेट अपर हाउस, उच्च सदन। कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है, राष्ट्रपति वहां की कार्यपालिका का प्रधान है, और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय। अब कैसे रिलेशनशिप है? ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हैं। देखिए कैसे कठोर सिद्धांत का पालन हो रहा है, शक्तियों का कठोर पृथक्करण कैसे अपनाया गया है, और कैसे इसके बीच में अवरोध और संतुलन को लागू किया गया है। समझिए, अमेरिका में जो कांग्रेस है यानी विधायिका है, और वहां का राष्ट्रपति है कार्यपालिका, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ना तो राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है, न ही कांग्रेस का राष्ट्रपति से कोई लेना देना होता है। जबकि हम लोग अपने यहाँ क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। आर्टिकल 79, राष्ट्रपति संसद की बैठकों को बुलाता है, राष्ट्रपति सत्रावसान करता है, संसद की बैठकों के समापन की घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति को संसद के प्रति जिम्मेदारियां हमारे यहाँ दी, लेकिन ऐसी कोई जिम्मेदारी वहां पर अमेरिका में कांग्रेस का गठन और कांग्रेस का संचालन, कांग्रेस की गतिविधियों का संचालन राष्ट्रपति से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति और उसके मंत्रियों का गठन और उसके मंत्रियों की गतिविधियां कांग्रेस से स्वतंत्र है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि भारत में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री बनता है, उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है। जो नहीं है वो 6 महीने से ज्यादा मंत्री भी नहीं रह सकता। इतना ही नहीं, जो भी मंत्री हैं हमारे देश में, उस प्रत्येक मंत्री को संसद की बैठकों में भाग लेना पड़ता है भारत में, और संसद के सदस्य मंत्रियों से सवाल जवाब करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। मंत्रियों को उत्तर देने के लिए बाध्य होना होता है। मंत्री उत्तर देने से मना नहीं कर सकता। यदि मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मंत्रियों के लिए उत्तर देना बाध्यकारी है। मंत्री बच नहीं सकता। मंत्री बचेगा तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, आगे चलकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और सरकार जा सकती है। तो भारत जैसे देश में आप ये अनुभव करते हैं, चूंकि इस व्यवस्था को आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मंत्रियों को सदन की कार्यवाही में भाग लेना पड़ता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था अमेरिका में नहीं। अमेरिका के मंत्री, जो राष्ट्रपति के मंत्री होते हैं, उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। अमेरिका के मंत्री कांग्रेस के न तो सदस्य होते हैं, न ही कांग्रेस की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। न तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं, न तो कांग्रेस की बैठकों में हिस्सा लेते हैं, न ही कांग्रेस उनसे कोई सवाल जवाब करती है। तो कांग्रेस से राष्ट्रपति के मंत्रियों का कोई लेना देना नहीं। मंत्री कांग्रेस के प्रति किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं है, कांग्रेस के प्रति जवाबदेह नहीं। कांग्रेस का गठन स्वतंत्र है। राष्ट्रपति और उसके मंत्री का, जो राष्ट्रपति और उसके मंत्रिपरिषद का गठन है, मंत्रिमंडल का गठन है, कैबिनेट का गठन है, वो कांग्रेस से पूरी तरीके से स्वतंत्र और अलग है।
राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री चुन सकता है पूरे देश से। जब संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझाएंगे। राष्ट्रपति पूरे देश से किसी को भी मंत्री बना सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का कांग्रेस का सदस्य होना आवश्यक नहीं। अगर कोई व्यक्ति, कोई मंत्री कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता है तो पहले उसे मंत्री पद त्यागना पड़ेगा। अगर कोई कांग्रेस का सदस्य है और वो मंत्री बनना चाहता है, राष्ट्रपति मंत्री बनाना चाहता है, तो उसे कांग्रेस से त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस का सदस्य रहते हुए कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता अमेरिका में। मंत्री रहते हुए कोई व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता, न कांग्रेस की गतिविधियों में भागीदार बन सकता है। तो बिल्कुल दूरी है, एक डिस्टेंस है। इसको कहते हैं शक्तियों का कठोर पृथक्करण। शक्तियों का कठोर पृथक्करण है ये शक्तियों का कठोर अलगाव है, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रपति दो सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, और दोनों सेपरेट इंस्टीट्यूशन के बीच एक गैप है उनके संरचना में और उनकी कार्यप्रणाली में। लेकिन अब मैंने अभी बताया कि अगर ये गैप है तब तो राष्ट्रपति, कांग्रेस अपने यहाँ निरंकुश हो सकती है, राष्ट्रपति अपने क्षेत्र में निरंकुश हो सकता है। तो इस निरंकुशता को रोकने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं जिससे चेक लगाया जा सके, नियंत्रण लगाया जा सके। कैसे चेक एंड बैलेंस बनाया गया है, अब आप इस बात को समझिए। पृथक्करण समझिए। इसी तरीके से न्यायपालिका का अलगाव है। आप जानते हैं अमेरिका की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की संकल्पना अमेरिका की ही देन है। अमेरिका में ही सबसे पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हुई और हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता अमेरिका से अडॉप्ट की, अमेरिका से ग्रहण की। और आज आप जानते हैं कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन सबसे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ देखा? अमेरिकन जुडिशरी में देखा, वहीं से हमने इसको भारत में अडॉप्ट किया। तो न्यायपालिका का अलगाव है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चेक एंड बैलेंस कैसे काम करता है। ये तो पृथक्करण हो गया। अब इस पृथक्करण में चेक एंड बैलेंस कैसे काम करता है। कांग्रेस अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। क्या काम है इसका? कानून बनाना, कानून बनाने वाली संस्था है, कानून बनाना। राष्ट्रपति अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, आजाद है। क्या काम है इसका? जो कानून कांग्रेस ने बनाए हैं उन कानूनों की सीमा में रहते हुए निर्णय लेना, नीतियां बनाना, नियम बनाना, ये सारे काम इनके हैं और लागू करना ये राष्ट्रपति करता है। तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हैं। लेकिन अब चेक एंड बैलेंस भी अप्लाई किया गया है। कैसे एप्लीकेबल होता है चेक एंड बैलेंस? जब कांग्रेस कोई कानून बनाती है, कांग्रेस किसी कानून को बनाना चाहती है तो कांग्रेस कानून बनाने के लिए विधेयक पेश करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका में जो कानून बनते हैं उसे कानून बनाने वाले के नाम पर जाना जाता है। जो आदमी विधेयक पेश करता है वहाँ उसी के नाम पर जाना जाता है। जैसे पेंडल्टन एक्ट। पेंडल्टन एक्ट क्यों बनाया गया था जानते हैं? सिविल सर्विसेज के लिए बनाया गया था। अमेरिका में पहले स्पॉइल सिस्टम था भर्ती में। जो राष्ट्रपति आता था जीत करके, सिविल सेवाओं के सारे पद उसे लूट के माल के रूप में मिल जाते थे। यानी सिविल सेवा के जिस पद पर चाहे, जिसको चाहे वो अपॉइंट कर सकता था। पुराने सबको बर्खास्त करता था, अपने सारे आदमियों को जिन्होंने झंडे बैनर ढोए और जिन्होंने खूब मदद की इलेक्शन में, उन सबको अपॉइंट कर देता था। उसको स्पॉइल सिस्टम कहते थे। लेकिन घटना क्या हुई? 1882 की बात थी, 1882 की बात थी। गारफील्ड राष्ट्रपति हुआ करते थे और एक बेरोजगार नवयुवक ने राष्ट्रपति गारफील्ड की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने आप को अरेस्ट भी करवा दिया। और उसने बताया मैंने इनका मर्डर इसलिए किया क्योंकि हम जो योग्य हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, यहाँ लूट के माल के रूप में नौकरी मिलती है, स्पॉइल सिस्टम है। तो फिर अमेरिका वासियों ने विचार किया कि ओ ये तो बड़ा खराब सिस्टम था, रॉटन था, इसको तो बदलना चाहिए था। हम लोगों ने सोचा ही नहीं। तब आनंद फानंद में पेंडल्टन सीनेटर थे और पेंडल्टन ने एक विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया, उसको कांग्रेस में पेश किया गया, पारित कर दिया गया और उसको पेंडल्टन एक्ट कहते हैं।
तो पेंडल्टन एक्ट के माध्यम से ही अमेरिका में सिविल सेवाओं में योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली की शुरुआत हुई 1883 से। फिर वहाँ पर योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली की शुरुआत हुई। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया आपको, ये समझाने के लिए दिया कि चूँकि अमेरिका में कांग्रेस अपने आप में स्वतंत्र है और इसलिए कांग्रेस के सदस्यों को ये अधिकार है कि जो विधेयक पेश करता है, जब वो विधेयक कानून का रूप लेता है तो उस कानून को उस व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है, उस कानून को उस व्यक्ति के नाम से भी पुकारा जाता है, उस व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट किस लिए बनाया गया? कारपोरेट क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया। हमारे यहाँ भी कारपोरेट क्षेत्र में बहुत करप्शन होते हैं, अमेरिका में तो पूंजीवादी व्यवस्था है, तो कारपोरेट क्षेत्र में करप्शन रोकने के लिए बनाया गया, उसको सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने विधेयक पेश किया और पारित किया और इसलिए कानून किया और बड़ा इफेक्टिव कानून। NHAI के, हमारे यहाँ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एंड ये चर्चा में रहा ये कानून कुछ वर्ष पहले, क्योंकि NHAI के अधिकारियों को अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने रिश्वत दी, प्राइवेट कंपनी के अधिकारियों ने रिश्वत दी। कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हम बिना रिश्वत के काम करते नहीं, हमारे अधिकारी बिना रिश्वत के हिलते डुलते नहीं, इसीलिए गांधी जी की फोटो पीछे लगाए रहते हैं। आप देखिए, हमें नहीं देखना, हमें देखना होता तो हम तो आगे लगाते रहते। तो ऑफिसेज में आपने देखा है गांधी जी की फोटो पीछे लगी होती है, तो उनके लिए नहीं होती, आपके लिए होती है। आप आइए देखिए और आप देखिए, हमें दर्शन कराइए, तो आप दर्शन कीजिए और आप दर्शन कराइए, हम तब हम काम करेंगे। तो इसके पीछे भाव ये है जो मुझे समझ में आया ऑफिसेज में, क्योंकि अगर अधिकारियों को गांधी जी की बात माननी होती तो अपने आगे लगा कर रखते हैं, गांधी जी का हमेशा दर्शन करते रहे। तो फिलहाल अलग बात है। तो NHAI के अधिकारियों को रिश्वत दी गई और प्रामाणिक है, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। और जिस कंपनी के अधिकारियों ने रिश्वत दी, अमेरिका की कोर्ट ने इस एक्ट के अंतर्गत, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट के अंतर्गत उन्हें सजा दे दी रिश्वत देने के आरोप में, कि उन्होंने भारत के अधिकारियों को, NHAI के अधिकारियों को रिश्वत दी, और जिन्होंने ली वो एंजॉय कर रहे थे। तो जब अमेरिका की कोर्ट ने जजमेंट लिखा, तो उस जजमेंट में उसने लिखा कि रिश्वत देने के आरोप में इन्हें सजा दी जा रही है, और जिन अधिकारियों ने, भारत सरकार के जिन अधिकारियों ने, NHAI के जिन अधिकारियों ने रिश्वत ली, भारत सरकार उन अधिकारियों को पहचाने और उनके खिलाफ भी कार्यवाही करे। क्योंकि कौन से अधिकारी वो तो इन लोगों ने बता दिए मुझे, अब आप कार्यवाही कीजिए। उस जजमेंट की एक कॉपी अमेरिकी गवर्नमेंट ने भारत सरकार को भिजवा दी कि हमने रिश्वत देने के आरोप में सजा दे दी है, जिन्होंने ली है उनको तुम सजा दो, हम अभी विचार कर रहे हैं काफी दिनों से। तो ये कानूनों के क्रियान्वयन का एक अप्रोच है कि किस तरीके से सिस्टम लागू होता है, और ये विकसित और विकासशील देश की मानसिकता का अंतर है। ये मानसिकता का अंतर है कि हम ऐसे मामलों में हम विचार अधिक करते हैं, काम नहीं करते हैं, और वहाँ एक्शन होता है, वहाँ काम होता है। तो मैं कांग्रेस के महत्व की बात कर रहा था कि कानूनों को उन लोगों के, उन सदस्यों के नाम से भी पुकारा जाता है जिन सदस्यों ने विधेयक बनाने की पहल की थी और जिनके नाम पर कानून बना है। तो जब कांग्रेस कोई कानून बनाती है, जब कांग्रेस कोई विधेयक पेश करती है और विधेयक को पारित करती है, तो विधेयक कानून तभी बनता है, विधेयक कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विधेयक कानून नहीं बन सकता। ये चेक है राष्ट्रपति का कांग्रेस पर, चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं। ये चेक है राष्ट्रपति का विधेयक कांग्रेस पर, और राष्ट्रपति को अनुमति रोकने का भी अधिकार है, वीटो का अधिकार है। आप जानते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति वीटो कर सकता है, हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति वीटो कर सकता है, राष्ट्रपति पढ़ते हैं वीटो पावर पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अनुमति दे, राष्ट्रपति को अधिकार है वो अनुमति ना दे, और राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं देगा तो फिर वो विधेयक कानून नहीं बनेगा, या तो फिर उसके वीटो को ओवरराइड किया जाए, उसके वीटो का अध्यारोहण किया जाए, उसकी भी व्यवस्था है फिर कुछ आधारों पर। इस तरीके से कांग्रेस की शक्तियों पर
राष्ट्रपति का चेक है। एक एक उदाहरण से समझते हैं। अब राष्ट्रपति की शक्तियों पर कांग्रेस का भी चेक है। कैसे? राष्ट्रपति की शक्तियों पर कांग्रेस का चेक है। उदाहरण के फलस्वरूप जब अमेरिका का राष्ट्रपति वैसे तो सरकार का मुखिया है, इसलिए सारे निर्णय लेने में स्वतंत्र है, देश के संदर्भ में वो कोई भी निर्णय ले सकता है, लेकिन जब वह ऐसे निर्णय लेता है जिससे अमेरिका की संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा निर्णय वह सीनेट के अनुमोदन के बिना नहीं ले सकता। सीनेट उच्च सदन है, सीनेट के अनुमोदन के बिना नहीं ले सकता। उसे सीनेट को संबोधित करना होता है, कारण बताना होता है, और अगर सीनेट उसके निर्णय का अनुमोदन करती है तभी वह निर्णय ले सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी दूसरे देश से युद्ध की घोषणा करनी है, अगर किसी दूसरे देश से कोई एग्रीमेंट करना है, समझौता करना है आदि, तो वे निर्णय जो अमेरिका की संप्रभुता को प्रभावित करने वाले निर्णय हैं, वे निर्णय अमेरिका का राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन के बिना नहीं ले सकता। अगर सीनेट ने अनुमोदन नहीं किया तो अमेरिका का राष्ट्रपति चाह कर भी निर्णय नहीं ले पाएगा। हालांकि सब कुछ पॉलिटिकल होता है। अगर बहुमत है हमारा सीनेट में, जिस दल के हम राष्ट्रपति हैं, अगर हमारा बहुमत है सीनेट में, तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी एक चेक की व्यवस्था है, वहाँ पर एक नियंत्रण की व्यवस्था है कि कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति अपने दल की भी बात नहीं सुनता, तो कम से कम दल वहाँ बैठा है अपने ही राष्ट्रपति को कंट्रोल करने के लिए। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियों पर एक अंकुश की व्यवस्था है। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है। हर देश के राष्ट्र के मुखिया को यह अधिकार है। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जब देश के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है तो सीनेट के भीतर एक कमेटी ऑन एथिक्स होती है, नैतिकता की समिति होती है। जब तक सीनेट की कमेटी ऑन एथिक्स उन नामों पर अपनी रिकमेंडेशन न दे दे, तब तक अमेरिका का राष्ट्रपति उन लोगों को उच्च पदों पर नियुक्तियां नहीं दे सकता, जैसे न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, सीएजी इत्यादि। जो महत्वपूर्ण पद हैं, देश के सर्वोच्च पद हैं, उन पदों पर राष्ट्रपति मनमाने तरीके से नियुक्तियां नहीं कर सकता, क्योंकि नियुक्तियां करने के लिए उसे सीनेट की कमेटी ऑन एथिक्स से परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति को पूरी शक्तियां हैं सरकार बनाने और चलाने की, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों का निरंकुश प्रयोग न हो सके, इसलिए कांग्रेस का चेक है उस पर। तो दोनों का एक दूसरे पर चेक है, और इस तरीके से सत्ता का एक बैलेंस है। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अमेरिका की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, लेकिन स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बावजूद भी न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, और न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों को मिलकर है। दोनों मिलकर हटाते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदमुक्त में कार्यपालिका और विधायिका का रोल है। इसी तरीके से न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है, न्यायपालिका ने खुद ये अधिकार अमेरिका में सृजित कर लिया है कि वह कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों का पुनर्विलोकन कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका में ही उपजा है। अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया है अपने संविधान में, और आर्टिकल 13(2) में मेंशन किया है। तो न्यायपालिका को अधिकार है कि वह कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों का पुनरीक्षण कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। और इस प्रकार न्यायपालिका भी निरंकुश होकर अधिक कार्य नहीं कर सकती, और न्यायपालिका के कारण कार्यपालिका और विधायिका भी अधिक निरंकुश होकर कार्य नहीं कर सकती। तो सभी शक्तियां एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता में उन शक्तियों पर एक निर्बंधन लगाने का प्रयास, एक चेक लगाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि निरंकुशता न आ सके। तो निरंकुशता को रोकने के लिए ये व्यवस्था अपनाई गई है। ये अमेरिकन मॉडल है, सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस का। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब आते हैं ब्रिटिश मॉडल पर।
तो इसमें लिखाने वाली कोई बात तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है? आप पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि जब आंसर लिखना होता है तो इन बातों को लिखने की आवश्यकता पड़ती है। आंसर लिखना, ये अमेरिकन मॉडल है जो कठोर है। अब ब्रिटिश मॉडल की चर्चा करते हैं। अब ब्रिटिश मॉडल की चर्चा करते हैं। ब्रिटिश मॉडल सबसे लचीला मॉडल है, मोस्ट फ्लेक्सिबल मॉडल है सेपरेशन ऑफ पावर का। कैसे काम करता है ब्रिटिश मॉडल? सेपरेशन ऑफ पावर का ब्रिटिश मॉडल कैसे काम करता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जो ब्रिटेन का लेजिस्लेचर है आप जानते हैं, संसद है। संसद के दो सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। दो सदन होते हैं ब्रिटेन की संसद के। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है और हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन है ब्रिटेन का। और जो कार्यपालिका है, यहाँ कार्यपालिका का आशय हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से, ताज से नहीं है, ब्रिटिश ताज से नहीं है, क्योंकि वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका है, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सरोकार रखेंगे। पहले इन दोनों के संबंधों की चर्चा करते हैं हम लोग। ब्रिटेन में विधायिका और कार्यपालिका दो अलग अलग संस्थाएं हैं। संसद अलग है और कार्यपालिका अलग है, लेकिन यह अलगाव होते हुए भी कठोर नहीं है, लचीला है। कैसे लचीला है? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना अनिवार्य है। हमारे यहाँ तो किसी भी सदन का बन जाता है, एक अलग बात है, वो अंतर पढ़ेंगे हम लोग। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना जरूरी है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का है वो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर ही ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनेगा। इसी तरीके से मंत्री भी संसद से चुनकर आते हैं। मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, संसद का सदस्य होना आवश्यक है। जो संसद का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं बन सकता। हमारे यहाँ 6 महीने की लिबर्टी है, वहां नहीं है। मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है और केवल और केवल इस संरचना में ही यह एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कलेक्टिव, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है। सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल होता ही नहीं, प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता। प्रधानमंत्री और कार्यकाल तब तक, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल तब तक होता है जब तक उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास मिलता रहता है। तो जब तक उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में कॉन्फिडेंस मिला हुआ है तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास उनके ऊपर से समाप्त हो जाता है वैसे ही वो अपने पद पर नहीं रह जाएंगे। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता, निश्चित कार्यकाल नहीं होता। उनका कार्यकाल हाउस ऑफ कॉमन्स के विश्वास पर निर्भर करता है। और इतना ही नहीं, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को बैठकों में भाग लेना पड़ता है। जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। विधेयक
ज़्यादातर मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, वहाँ पे विधेयक, अमेरिका में विधेयक मंत्री नहीं पेश कर सकता, क्योंकि मंत्री वहाँ का सदस्य हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर अधिकांश विधेयक मंत्रियों के द्वारा ही पेश किए जाते हैं और वही अंततः कानून का रूप धारण करते हैं। तो ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो अलगाव है वो बहुत लचीला है, और यह अलगाव दोनों के बीच सहयोग और सामंजस्य पर आधारित है। इसे कहते हैं इस रिलेशनशिप को कहते हैं शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर्स। तो ब्रिटेन की व्यवस्था, ब्रिटेन की शासन प्रणाली शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। समन्वय का अर्थ क्या होता है? समन्वय का अर्थ होता है सहयोग प्लस सामंजस्य। Cooperation and adjustment is known as coordination. तो इन दोनों के बीच कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के सहयोग के आधार पर काम करते हैं। अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के सहयोग के आधार पर कार्य नहीं करती, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए हुए स्थित है और कार्य करती है। और यही कारण है कि अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका के बीच अक्सर टकराव होता रहता है। टकराव होता रहा है, वहाँ का इतिहास टकरावों से भरा रहा है। टकराव होता है और टकराव होता रहेगा, क्योंकि सरकार कोई निर्णय लेगी तो कांग्रेस कहेगी मैं तो बजट नहीं देगी, मैं तो पैसा नहीं देगी। जब कांग्रेस मना कर देगी पैसा देने के लिए, तो अमेरिका का राष्ट्रपति चाह कर निर्णय को लागू नहीं कर सकता। तो चेक एंड बैलेंस है, सेपरेशन है, और इस सेपरेशन में चेक एंड बैलेंस है। और ये चेक एंड बैलेंस समय समय पर फ्रिक्शन क्रिएट करता है, घर्षण पैदा करता रहता है दोनों के बीच, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता रहता है दोनों के बीच। और अमेरिका का इतिहास कार्यपालिका और विधायिका के टकराव से भरा पड़ा है। आपने देखा होगा कि जब ट्रंप ने कहा कि हम मैक्सिको और अमेरिका के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं, कांग्रेस ने मना कर दिया, बोले हम बजट ही नहीं देंगे। काफी झगड़ा हुआ दोनों के बीच। तो ऐसे अनेक अवसर होते हैं जहां पर कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव की संभावनाएं जन्म लेती हैं, बनी रही हैं। लेकिन जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हैं, ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में इसे समझते हैं, तो यह व्यवस्था बिल्कुल उल्टी है। क्योंकि ब्रिटेन में विधायिका और कार्यपालिका के बीच दूरी नहीं है, दोनों के बीच नज़दीकियाँ हैं, सामीप्य है, और इस समीपता में दोनों के बीच सहयोग और सामंजस्य के आधार पर संबंधों का निर्धारण किया गया है, जिससे दोनों सहयोग और सामंजस्य के आधार पर कार्य करती हैं। यानी शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत कार्यपालिका और विधायिका के मध्य अपनाया गया है। और यही कारण है कि ब्रिटेन जैसे देशों में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव की संभावनाएं कभी जन्म नहीं लेती, कभी जन्म नहीं लेती। तो ये एक अमेरिकन मॉडल अलग है और ब्रिटिश मॉडल अलग है। ब्रिटिश मॉडल में जुडिशरी भी बहुत लचीली है, बहुत फ्लेक्सिबल है। लोअर स्तर पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है थोड़ा, लेकिन हाईएस्ट लेवल पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। एक अपीलीट कोर्ट है ब्रिटेन में, एक अपीली सर्वोच्च न्यायालय है ब्रिटेन में, जहां निचली अदालतों के विरुद्ध अपीलें की जाती हैं। लेकिन जो अमेरिका की जो ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत मानी जाती है, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जुडिशियल लॉर्ड कहते हैं।
ये ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत के रूप में काम करती है। कौन होते हैं जुडिशियल लॉर्ड्स? ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां का उच्च सदन है, और वो उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स कभी चुने गए लोगों से मिलकर नहीं बनता, वंश परंपरा के आधार पर बनता है। जैसे आपके यहाँ राजनीतिक दलों में, हम लोग अपने देश में राजनीतिक दलों में देखते हैं ना, एक ही परिवार का व्यक्ति कुंडली जमाए बैठा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी पदों पर, सारे पदों पर। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वो कुंडली बनी हुई है कि एक ही वंश परंपरा वाला व्यक्ति हाउस ऑफ लॉर्ड में चुनकर आएगा। हालांकि वो लोग थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, पहले 1000 से ज़्यादा सीटें होती थी, अब घटा करके वो काफ़ी कम कर रहे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। लेकिन फिलहाल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वंश परंपरा के अनुसार लोग पद धारण करते हैं। तो ताज के परिवार से, ब्रिटिश ताज और उसके परिवार से जिन लोगों की नज़दीकियाँ रही हैं, जिन लोगों की निकटता रही है, वो लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते रहे हैं। बहुत सा उनमें से कुछ लॉर्ड्स ऐसे थे जो हमारे देश में भी आते रहे। लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड का मतलब भगवान केनिंग नहीं, लॉर्ड का मतलब वो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर केनिंग, लेकिन इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, भगवानों का घर कहते हैं। ये सब भगवानों के घर हैं। तो वो ब्रिटेन के संरक्षणवादी मानसिकता की प्रतीक थी वो व्यवस्था, आज भी चली आ रही है इस लोकतांत्रिक पैटर्न में। लेकिन इसका कोई नुकसान उन्हें उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रिटेन परंपराओं से बहुत समृद्ध देश है। परंपराएं, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी अनरिटन है, आप सब जानते हैं, और अनरिटन होने के बावजूद भी वहाँ उसका उल्लंघन नहीं होता। हमारे यहाँ रिटन है, फिर भी खूब उल्लंघन होता है, क्योंकि ब्रिटिश पीपल का जो पूरा माइंडसेट है, उनकी जिस तरीके से परवरिश है, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है, वो उन्हें लॉ अबाइडिंग पीपल बनाता है, वो उन्हें कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति बनाता है। तो कानून का सम्मान करना वहाँ अच्छे नज़रिए से देखा जाता है, और हमारे यहाँ कानून का सम्मान करना देखा जाता है कमज़ोर आदमी है इसलिए कानून का सम्मान कर रहा है, दबंग होता तो ना करता। तो हमारे यहाँ कानून के पालन के प्रति ये एक अप्रोच है। ब्रिटेन में कानून के पालन के प्रति अप्रोच अलग है। तो इसलिए अनरिटन होने के बावजूद भी वहाँ वायलेशन नहीं होता, इसलिए इस परंपरा का भी वहाँ पर ज़्यादा दुरुपयोग के अवसर नहीं मिलते। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कुछ सदस्यों को जुडिशियल लॉर्ड्स अपॉइंट कर दिया जाता है, और ये जो जुडिशियल लॉर्ड्स हैं वही वहाँ पर सर्वोच्च अदालत के रूप में काम करते हैं। तो आप देखिए, ब्रिटेन में न्यायपालिका भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, हायर लेवल पर, लोअर लेवल पर तो है, उच्च स्तर की न्यायपालिका भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होता। आप इस तथ्य से अनुमान लगाइए कि हमारे यहाँ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ब्रिटेन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट वहीं से जन्मा है, वॉलमार्ट ने पहली बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, तब से वो हर जगह विकसित हुआ, लेकिन ब्रिटेन ने उसे ख़त्म कर रखा है। फिर भी वहाँ न्यायालय की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलती है। मैंने अपने देश की न्यायपालिकाओं का बड़ा व्यावहारिक अनुभव किया है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट ना हो तो न्यायालय काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वकीलों का इतना दबाव, वकीलों का इतना प्रभाव होता है न्यायालय पर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी बहुत सारे न्यायाधीश हैं जो बार मतलब जो वकीलों का एसोसिएशन है, वो बार से झगड़ा करने में और बार से दूरी बनाए रखने में ही वो उचित समझते हैं। वे नहीं चाहते कि बार और बेंच के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी हमारे यहाँ न्यायिक कार्यवाहियों में बाधा उत्पन्न होती रहती है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। लेकिन वहाँ बाधा उत्पन्न नहीं होती क्योंकि वो लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। तो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, ये एक ब्रिटिश मॉडल है। शक्ति पृथक्करण का ये ब्रिटिश मॉडल। जब भारत में शक्तियों का पृथक्करण अपनाना हुआ,
तो जो भारतीय मॉडल है, शक्ति पृथक्करण का जो भारतीय मॉडल है वो इनसे बिल्कुल भिन्न है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करने में हमने अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों मॉडल का सहारा लिया है और दोनों मॉडल के आधार पर हमने शक्ति पृथक्करण के मॉडल को अपनाया है। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर को भारत में एडॉप्ट कर रहे थे तो ये अनुभव किया गया कि अमेरिकन मॉडल में विधायिका और कार्यपालिका के बीच प्रायः टकराव होता रहता है और हम सत्ता के शीर्ष पर टकराव नहीं चाहते थे। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के लिए ब्रिटिश मॉडल अपनाया जाएगा और यही कारण है कि हमारा झुकाव संसदीय प्रणाली की ओर बढ़ा। क्योंकि अगर हम अमेरिकन मॉडल अपनाते, कार्यपालिका और विधायिका के बीच दूरी वाला मॉडल अपनाते, तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच दूरी वाला मॉडल हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ओर ले जाता, हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता। लेकिन संविधान सभा में जब बहस की गई इन सारी बातों पर, तो संविधान सभा ने यह निष्कर्ष निकाला कि अमेरिकन मॉडल में विधायिका और कार्यपालिका के बीच प्रायः टकराव होता रहा है और सत्ता के शीर्ष पर टकराव उचित नहीं है। इसलिए सत्ता के शीर्ष पर टकराव को टालने के लिए यह निर्णय लिया गया कि हम ब्रिटिश मॉडल को अपनाएंगे, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म के बजाय हम पार्लियामेंट्री फॉर्म अपनाएंगे। तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के लिए हमने ब्रिटिश मॉडल अपनाया और ब्रिटिश मॉडल अपनाने का अर्थ ये हुआ कि हमने समन्वय के सिद्धांत को अपनाया। हमने समन्वय के सिद्धांत को अपनाया, कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर को अपनाया, जिससे कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य टकराव की संभावनाएं न रह जाएं, दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग पर आधारित होकर कार्य करें। और आप देखें कि हमने ब्रिटेन से भी ज़्यादा लिबरल तरीका अपना लिया और भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए ब्रिटेन जैसी अनिवार्य शर्त नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री केवल और केवल हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बन सकता है। हमारे यहाँ किसी भी सदन का सदस्य मेंबर बन सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है और जो कहीं का नहीं है वो भी बन सकता है। कहीं का नहीं का मतलब कहीं का सदस्य नहीं है। तो जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है 6 माह के लिए। 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेनी पड़ती है। तो हमने ब्रिटेन से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल, हमने ब्रिटेन से भी ज़्यादा लचीला मॉडल भारत में अपनाया है, केवल कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के संचालन के लिए। और यह मॉडल, ये जो करेक्शन हमने किया ब्रिटिश मॉडल में, ये जो सुधार हमने किया ब्रिटिश मॉडल में एडॉप्शन के दौरान, ये हमने अपनी परिस्थितियों के आधार पर किया। ये हमने अपनी परिस्थितियों के आधार पर किया क्योंकि भारत की परिस्थितियाँ ब्रिटिश परिस्थितियों से भिन्न हैं। ब्रिटेन में जब निर्वाचन होता है तो बड़े बड़े मुद्दों पर निर्वाचन होता है। हमारे यहाँ जब निर्वाचन होता है तो 2 किलो देशी घी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इस आधार पर निर्वाचन होता है। तो जो निर्वाचन का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेवल ऑफ मैच्योरिटी, जो वोटर्स की लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, वोटर्स की लेवल ऑफ मैच्योरिटी में पर्याप्त अंतर है। तो हमने अपने परिस्थितियों के आधार पर इस मॉडल को थोड़ा संशोधित किया और संशोधित करके हमने अपनाया। तो ब्रिटिश मॉडल को हमने यहाँ पर अपनाया है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, संसद के सदस्य उनसे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों का उत्तर देना उनके लिए आवश्यक है। यदि वे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि वे सदन को गलत जानकारी देंगे तो उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इस प्रकार मंत्रियों के ऊपर संसद दबाव बना सकती है अगर वे सदन को गुमराह करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल
लोकसभा के विश्वास पर जीवित रहता है। जब तक लोकसभा का विश्वास हासिल रहेगा तब तक कार्यकाल होगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता। हम आपसे पूछें कि प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल है, आप कहेंगे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि हम लोकसभा चुनते हैं 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए लोकसभा चुनते हैं। लोकसभा में जिसे जितने समय के लिए बहुमत मिलेगा उतने समय के लिए वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन चूंकि लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष है, इसलिए वो प्रधानमंत्री भी अधिकतम 5 वर्ष रह पाएगा। लेकिन रहेगा इस बात की गारंटी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो केवल 13 दिन के लिए बने पहली बार में, दूसरी बार भी पूरे 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाए, तीसरी बार जाकर के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, वो भी पूरा नहीं कर पाए। उनके सलाहकारों ने कहा कि इंडिया इज शाइनिंग, इस्तीफा दे दो और चुनाव करा लो। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले इंडिया इज शाइनिंग के नाम पर चुनाव लड़ लिए और दूसरा दल शाइनिंग करने लगा। तो जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का वो भारत में निश्चित नहीं होता। तो ये मॉडल ब्रिटिश मॉडल। अब जुडिशरी के साथ जो संबंधों की स्थापना है, न्यायपालिका के साथ जो संबंधों की स्थापना है, न्यायपालिका के साथ संबंधों की स्थापना में हमने अमेरिकन मॉडल रखा है। क्योंकि न्यायपालिका का जो ब्रिटिश मॉडल है वह निष्पक्ष नहीं है, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना नहीं करता, और इसलिए हमने न्यायपालिका के साथ संबंधों की स्थापना में हमने अमेरिकन मॉडल को अपनाया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, कि जो एसओपी का भारत का मॉडल है वो अधिक व्यावहारिक है, वह अधिक व्यावहारिक है। क्यों व्यावहारिक है? अमेरिकी मॉडल की तुलना में शक्तियों के टकराव को रोकता है, विधायिका और न्यायपालिका के। ब्रिटिश मॉडल की तुलना में जो न्यायपालिका की शक्तियों में गिरावट के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं निष्पक्ष न होने के कारण, वह उसको भी रोकता है और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करता है। तो भारत का जो शक्ति पृथक्करण का मॉडल है वो अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में अधिक व्यावहारिक मॉडल है। ठीक है, क्लियर है? तो 2019 में आया था मेन एग्जामिनेशन में, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। प्री और मेन दोनों में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की चर्चा को फिर यहीं पर रोकते हैं।